अगर आप एग्जाम रेडी बनना चाहते हैं, हर लॉजिक याद रखो, हर लाइफ सेविंग बात समझो। चलिए एनवायरमेंटल हेल्थ के 25 जरूरी सवाल हल करते हैं, तेज और सटीक। नमस्ते, मैं हूं विजय। आज 25 मिनट नहीं, बस 6-8 मिनट में क्लियर कर लेंगे ये हाई यील्ड प्रश्न। ध्यान से सुनिए, नोट बनाइए और हर 3 बार दोहराइए। बस यही सफलता का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 1, लाइटिंग का ऑप्टिमम इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 100 लक्स। एक सामान्य आवासीय भवन में प्रकाश की तीव्रता लगभग 100 लक्स पर्याप्त होती है। यह आंखों के लिए आरामदायक स्तर है, जिससे ना तो रोशनी कम लगती है और ना ही अधिक चमक से तनाव होता है। इससे दृश्य स्पष्टता और कार्य क्षमता दोनों बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, डैम्प हाउस का हेल्थ पर क्या प्रभाव होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। नमी वाले घरों में फफूंद और बैक्टीरिया पनपते हैं, जो दमा, सर्दी, खांसी और फेफड़ों के संक्रमण का कारण बनते हैं। बच्चों और बुजुर्गों में यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, इसीलिए घर को सूखा और हवादार रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, सेफ हाउसिंग के लिए कौन सी व्यवस्था आवश्यक है? इसका राइट आंसर है प्रॉपर ड्रेनेज। घर के आसपास उचित जल निकासी प्रणाली होना बेहद जरूरी है। इससे वर्षा या उपयोग किए गए पानी का जमाव नहीं होता और मच्छर या कीट नहीं बढ़ते। प्रॉपर ड्रेनेज से स्वच्छता बनी रहती है और जल जनित रोगों की संभावना कम होती है। क्वेश्चन नंबर 4, किचन का आदर्श स्थान घर में कहां होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ईस्ट साइड। रसोई का स्थान पूर्व दिशा में होना सबसे उपयुक्त है, क्योंकि सुबह की धूप वहां प्रवेश करती है, जो जीवाणुनाशक और प्राकृतिक रोशनी का स्रोत है। इससे खाना पकाने का वातावरण स्वच्छ, उज्जवल और वेंटिलेटेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नॉइस पॉल्यूशन की परमिसिबल लिमिट क्या है? इसका राइट आंसर है 60 डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि की अधिकतम सीमा 60 डेसिबल रखी गई है। इससे अधिक शोर मानसिक तनाव, नींद में बाधा और सुनने की क्षमता पर बुरा असर डाल सकता है। याद रखें, स्मॉल हैबिट्स बड़े परिणाम देते हैं। अभी पॉज मत करें, आगे और जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, रिफ्यूज का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है सॉलिड वेस्ट। रिफ्यूज से आशय ठोस घरेलू कचरे से है, जैसे खाद्य अवशेष, प्लास्टिक, पेपर आदि। यह स्वच्छता और पर्यावरण के लिए खतरा बन सकता है यदि समय पर निपटान न किया जाए। इसीलिए ठोस अपशिष्ट का सही प्रबंधन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7, रिफ्यूज डिस्पोजल का सैनिटरी तरीका कौन सा है? इसका राइट आंसर है कंट्रोल्ड टिपिंग। कंट्रोल्ड टिपिंग या सैनिटरी लैंडफिल में कचरे को मिट्टी से परत दर परत ढक दिया जाता है। यह भूजल को सुरक्षित रखता है, दुर्गंध व मक्खियों को रोकता है और यह सबसे वैज्ञानिक निपटान पद्धति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, डेड बॉडी डिस्पोजल का सबसे हाइजीनिक तरीका क्या है? इसका राइट आंसर है सेरेमेशन। शव का दाह संस्कार सेरेमेशन उच्च तापमान पर किया जाता है, जिससे सभी जीवाणु और संक्रमणकारी रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से
स्वच्छ और सुरक्षित तरीका है? क्वेश्चन नंबर 9, एक्सक्रेटा डिस्पोजल का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका राइट आंसर है सैनिटरी लैट्रिन। सैनिटरी लैट्रिन मल को पूरी तरह ढक देता है, जिससे मक्खियां और कीट संक्रमित पदार्थ तक नहीं पहुंचते। यह जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाता है और फेकल ओरल संक्रमण की रोकथाम करता है। क्वेश्चन नंबर 10, रूरल एरिया में सबसे सरल एक्सक्रेटा डिस्पोजल मेथड क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीट लैट्रिन। ग्रामीण इलाकों में पीट लैट्रिन सबसे आसान और किफायती विकल्प है। इसमें मल को बंद गड्ढे में जमा किया जाता है, जो धीरे धीरे विघटित हो जाता है और पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। हर 2 दिन में इन 10 प्रश्नों को जुबानी दोहराए। इतनी कम मेहनत पर एग्जाम में फर्क बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सेफ वाटर के लिए सबसे अच्छा डिसइंफेक्शन एजेंट क्या है? इसका राइट आंसर है क्लोरीन। क्लोरीन सबसे प्रभावी और सस्ता डिसइंफेक्टेंट है, जो बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्मजीवों को करता है। यह पानी के रंग, स्वाद और गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना रोगाणु रहित बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्लोराइनेशन में रेसिडुअल क्लोराइन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है 0.5 mgl। WHO के अनुसार क्लोरीनीकरण के बाद पानी में 0.5 mgl तक अवशिष्ट क्लोरीन रहनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि जल आगे भी बैक्टीरिया से मुक्त बना रहे। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रिंकिंग वाटर का बायोलॉजिकल इंडिकेटर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ई कोलाई। ई कोलाई एक जीवाणु है जो मल के संपर्क से पानी में पहुंचता है। इसकी उपस्थिति से फेकल संदूषण का पता चलता है और यह दर्शाता है कि अन्य रोगजनक जीवाणु भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वाटर बॉर्न डिजीज का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर है कोलेरा। हैजा एक क्लासिकल जल जनित रोग है जो दूषित पानी से फैलता है। यह तीव्र दस्त और निर्जलीकरण पैदा करता है, इसलिए सुरक्षित पेयजल रोग रोकथाम की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 15, वाटर डिसइंफेक्शन के लिए क्लोराइन कांटेक्ट टाइम कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर है 30 मिनट। क्लोरीन को पानी में कम से कम 30 मिनट तक संपर्क में रहना चाहिए ताकि सभी रोगजनक सूक्ष्मजीव पूरी तरह नष्ट हो सके। इससे जल का कीटाणुनाशन प्रभावी रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट कितना है? इसका राइट आंसर है 135 लीटर पर्सन पर डे। एक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 135 लीटर स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें पानी खाना बनाने, नहाने और सफाई की जरूरतें पूरी हो सके। यह WHO मानकों के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 17, फूड सैनिटेशन का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है प्रिवेंट कंटेमिनेशन। फूड सैनिटेशन का लक्ष्य भोजन को सूक्ष्मजीव, धूल, कीट और रासायनिक प्रदूषण से बचाना है ताकि खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम हो सके और पोषक तत्व सुरक्षित रहे। क्वेश्चन नंबर 18, मिल्क पास्चुराइजेशन का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है किल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। दूध को लगभग 63 सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करने की प्रक्रिया पास्चुराइजेशन कहलाती है।
इससे रोगजनक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जबकि पोषण गुण सुरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पास्चुराइजेशन टेम्परेचर कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 63 सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट। दूध को 63 सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म कर ठंडा किया जाता है, जिससे हानिकारक जीवाणु नष्ट होते हैं, परंतु स्वाद और गुणवत्ता सुरक्षित रहती है। यह स्टैंडर्ड पास्चुराइजेशन प्रोसेस है। एक स्टडी टिप, जहां टेम्परेचर, टाइम या कंसंट्रेशन आए उसे नोट करो। एग्जाम में ऐसे नंबर्स अक्सर पूछे जाते हैं, एक बार लिख लो, दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर है बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। भोजन में बैक्टीरिया जैसे सैल्मोनेला या स्टेफिलोकोकस के संक्रमण से फूड पॉइजनिंग होती है। दूषित खाना या पानी इसके मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 21, फूड पॉइजनिंग का प्रमुख लक्षण क्या है? इसका राइट आंसर है वोमिटिंग एंड डायरिया। फूड पॉइजनिंग के सबसे सामान्य लक्षण है उल्टी, दस्त, पेट दर्द और कमजोरी। यह दूषित भोजन में मौजूद जीवाणुओं या विषाक्त पदार्थों से होता है। सामान्यतः संक्रमण के 2 से 6 घंटे में लक्षण दिखने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फूड हैंडलर को मेडिकल चेकअप कितनी बार कराना चाहिए? इसका राइट आंसर है हर 6 महीने में एक बार। खाद्य हैंडलर को प्रत्येक 6 महीने में एक बार स्वास्थ्य जांच कराना अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वह किसी संक्रमण जैसे टाइफाइड, हेपेटाइटिस या त्वचा रोग से ग्रसित नहीं है, जो भोजन को दूषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, रेफ्रिजरेशन फूड प्रिजर्वेशन में कैसे मदद करता है? इसका राइट आंसर है बैक्टीरियल ग्रोथ को धीमा करता है। रेफ्रिजरेशन भोजन का तापमान 5 सेंटीग्रेड से नीचे रखता है, जिससे बैक्टीरिया की वृद्धि धीमी हो जाती है। यह भोजन को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखता है, बिना उसके स्वाद और गुणवत्ता को प्रभावित किए। क्वेश्चन नंबर 24, फूड स्टोरेज का आइडियल टेम्परेचर क्या है? इसका राइट आंसर है बिलो 5 सेंटीग्रेड। 5 सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है और खाद्य पदार्थों की ताजगी बनाए रखता है। यह तापमान अधिकांश नाशवान खाद्य पदार्थों के लिए उपयुक्त माना गया है। क्वेश्चन नंबर 25, एनवायरमेंटल सैनिटेशन का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रमोट हाइजीन एंड प्रिवेंट डिजीज। पर्यावरणीय स्वच्छता का अंतिम उद्देश्य है स्वच्छता को बढ़ावा देना, संक्रमणों को रोकना और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना। साफ पानी, स्वच्छ आवास, उचित अपशिष्ट प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा इसके मुख्य स्तंभ है। अब आप है एग्जाम फाइटर। हर दिन 10-15 मिनट इन सवालों के रिवीजन और आपकी सक्सेस दिन दूर नहीं। अगर ये क्विक रिवीजन आपके काम आया हो तो अभी नीचे लाइक दबाइए, ताकि एल्गोरिदम ये वीडियो और छात्रों तक पहुंचा पाए। टेस्ट रिवीजन सीरीज में जुड़ने के लिए कमेंट में बताएं कौन सा प्रश्न सबसे ज्यादा ट्रिकी लगा, और शेयर कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड के साथ। नॉलेज करने से ही बढ़ता है। मैं आपका विजय, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक रोज 10-15 मिनट रिवीजन जरूर करें। ऑल द बेस्ट।